जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहा हूं, ताकि आप यहां से पढ़ करके जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज पूरी तरह से ये जो प्रश्नावली है 3.2 ये आज पूरी तरह से फिनिश होने जा रहा है कि आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करके अगले चैप्टर में, अगले क्लास में, अगले एक्सरसाइज में हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो आइए, जो बचा हुआ जो प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 में पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग ग्राफ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ग्राफ। और बिल्कुल 5 नंबर किस तरह से आपके आ सकते हैं ग्राफ को, उसको हमने बखूबी अच्छे से आपको डील किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक, चूंकि उसका सॉल्यूशन हो चुका था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक आयताकार बाग है। बाग का मतलब होता है बगीचा। बाग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बगीचा होता है। ठीक है, बगीचा की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। इसकी जो लंबाई है वो कह रहा है कि चौड़ाई से 4 अधिक है ना। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक है। और इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमा का मतलब क्या होता है? विमा का मतलब वही होता है लंबाई तथा इसकी चौड़ाई निकालना है। विमा का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो विमा यानी बाग आयताकार है, तो आयत की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, वही इसकी क्या होगा? विमा हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको फाइनल बनाते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले चूंकि कह रहा है लंबाई जो है उसकी किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। यानी लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई पता रहेगा तब तो लंबाई ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम लोग इस चौड़ाई को सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है? मान लेंगे माना कि चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर है तो चलिए मीटर ही मान लेते हैं, है ना। तो लंबाई के बारे में क्या कहा जा रहा है कि लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा, यानी कि लंबाई जो हो जाएगा x + 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो होगा वो 36 मीटर दिया हुआ है ना। इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है, यानी प्रश्न से इसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? आयताकार बाग है ना, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितनी दी हुई है? 36 मीटर। तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है ना। तो आयत का यदि परिमाप पता चल जाएगा तो आयत का आप अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आयत की परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, है ना। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप है। तो अर्ध परिमाप का मतलब यदि यहाँ पे बटा में 2 कर देंगे, परिमाप का आधा कर देंगे, तो इसी को तो कहेंगे ना अर्ध परिमाप, है ना। इसी को क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। मतलब अर्ध परिमाप का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 × L + B / 2 = आपका क्या दिया हुआ? 36। तो 2 से 2 देखिए यहाँ पे कट गया, बचा क्या? L + B। L यानी लंबाई, कितना है? लंबाई x + 4 है ना। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई x है, तो बराबर क्या होगा? 36 हो जाएगा। x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। और 4 को उस तरफ कर देंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा? 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा तो आपका 32 बचेगा। और ये x बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा? 2 से ये कटेगा 16 बार में, तो x बराबर अपना क्या हो जाएगा? 16 मीटर आ जाएगा। और x हम लोग माने थे किसको, है ना? x माने थे किसको? चौड़ाई को। तो यानी कि आयताकार बाग की चौड़ाई कितना आ गया? आयताकार बाग की
चौड़ाई क्या हो गया, आयताकार बाग की चौड़ाई हम लोग x माने थे तो वो 16 मीटर आ गया। कितना आ गया, 16 मीटर। तो उसी तरह से आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगा, है ना, तो लंबाई आपका हो जाएगा 16 + 4 = कितना मीटर, 20 मीटर, है ना। तो ये बनाने का दो तरीका है, एक तो ये तरीका है जिसको हमने x मान करके हल कर लिया, है ना। हम इसको समीकरण से भी बना सकते हैं, समीकरण से सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी x और y को भी मानेंगे तो उससे भी बनेगा, है ना। तो आसानी से ये आपका तरीका बेहतर है, इसको सीखिए, बाकी जब जरूरत पड़ेगा उसको तो हम लोग उसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लंबाई दे रखा था, लंबाई क्या दे रखा था, है ना, कह रहा था लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कह रहा था क्वेश्चन में लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो हमने क्या कर लिया, चौड़ाई को हमने मान लिया, कितना मान लिया, x, तो लंबाई हो गया अपना x + 4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में ही दे रखा था कि इसकी जो अर्ध परिमाप हो कितना है, 36 मीटर इसके अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप जब 36 मीटर है तो अर्ध परिमाप का हमने फॉर्मूला लगा लिया, अर्ध माने आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है फॉर्मूला में, 2 × l + b, तब आधा का आएगा तो बटा में 2 कर दिए, तो 2 से 2 देखिए यहाँ पे कट गया, बचा क्या, l + b बचा, और l का वैल्यू मेरा कितना था, x + 4 रख दिए, और b का वैल्यू कितना था, x, x और x जोड़ दिए तो 2x आ गया, 4 को उस तरफ लेकर के चले गए तो 36 में से 4 हो गया तो 32 बचा। अब 2 को कट कर दिए, है ना, 2 को कितना बार कटेगा, 16 बार में, तो x बराबर मेरा 16 मीटर आ गया। और x हमने क्या माना था, x माना था बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई जब x आ गया तो लंबाई x + 4 था, तो लंबाई हो जाएगा आपका 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। यही आपका ओवरऑल क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आज ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, आज इसमें ग्राफ भी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, जैसा कि समानांतर रेखा हो, और जैसा कि समपाती रेखा हो। मतलब आपको दिया है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है आपका समीकरण, आपका दिया हुआ क्या समीकरण दिया हुआ है कि 2x + 3y - 8 बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। ध्यान से देखिए ये आपका समीकरण दिया हुआ, तो एक और ऐसा ही समीकरण एक और आपको निकालना है ताकि प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। कंडीशन हमने आपको क्या बताया था कि जब रेखा प्रतिच्छेदी हो, है ना, याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब रेखा प्रतिच्छेदी हो तब कंडीशन क्या था कि a1/a2 जो होगा वो नॉट = होगा b1/b2 के। यानी कि a1 किसको कहते हैं और b1 किसको कहते हैं, है ना, a2 किसको कहते हैं और b2 किसको कहते हैं। तो अपना एक समीकरण तो आपका दिया हुआ है ना। तो पहला समीकरण के x के गुणांक को a1 बोलेंगे और y के गुणांक को b1 बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा और समीकरण रखना है आपको ताकि उसका a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी एक ऐसा समीकरण आपको एज्यूम कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करने के लिए समीकरण बराबर। तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करने के लिए आपको समीकरण कैसा होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, a1/a2। तो हम x का गुणांक तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए x का गुणांक हम यहाँ पे एक समीकरण का 3x ले लिए और प्लस यहाँ पे 5y ले लिए और माइनस यहाँ पे कुछ भी, माइनस यहाँ पे 10 ले लिए और बराबर 0 कर दिए, समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक करके देखिए कि a1/a2 क्या आ जाएगा। तो a1/a2 आ जाएगा 2/3 और b1/b2 कितना हो जाएगा 3/5। तो क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल जब नहीं है तो इसका मतलब है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करने के लिए जो समीकरण है वो आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसा ना कि आप केवल यही समीकरण, आप इसके अलावा और भी कुछ समीकरण रख करके
आप इसको आप हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन हमारे लिए क्या कह रहा था, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करने के लिए वो कंडीशन था, ठीक है। चलिए, तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कंडीशन हम लोग को मिल गया। अब दूसरा है समानांतर रेखा के लिए। दूसरा क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चों, समांतर रेखा के लिए कंडीशन जो होता है वो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। यानी कि ये दो को आपस में बराबर हो जाएगा और तीसरा जब बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, समांतर मिलेगा। तो फिर से वही चीज यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग में एक समीकरण आपको दे रखा है, दूसरा समीकरण उसी के अकॉर्डिंग बनाना है जिससे आपको रेखा का मिले, समानांतर मिले, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे समांतर रेखा प्राप्त करने के लिए, समांतर रेखा प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए समीकरण, समीकरण। तो समांतर रेखा तब प्राप्त होगा ना जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा, यानी कि x पहला समीकरण का x का गुणांक और दूसरा समीकरण का x का गुणांक बटा बराबर होना चाहिए पहले समीकरण के y के गुणांक के और दूसरे समीकरण के y के गुणांक के। तो पहला तो समीकरण आपको पता है, इसी के एलॉन्ग में एक समीकरण और तैयार करना है। तो 2x, यदि हम इसका समीकरण में यदि 4x ले लेते हैं तो सोचिए तो 2 और 4 का अनुपात 1/2 होगा। तो अगला भी y का कंपोनेंट ऐसा कुछ ले लेना है, y का कोएफिशिएंट ऐसा कुछ ले लेना है, y का गुणांक ऐसा कुछ ले लेना है कि पहला समीकरण का y का गुणांक और दूसरे समीकरण का y का गुणांक दोनों आपस में बराबर हो, यानी वो भी 1/2 आ जाए। तो यदि हम प्लस यहाँ पर लिख करके यदि 6y लिख लेते हैं तो देखो तो 2/4, देखिए तो 2/4 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से 3/6, 3/6 का वैल्यू भी 1/2 हो गया। और बाकी अचर पद है उसको कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अचर पद के जगह पे यदि हम +9 भी ले लेंगे तो इसके लिए आपका समीकरण जो है वो आपका वेरी कर जाएगा। इसको और इसको लेकर चलेंगे तो समांतर रेखा के लिए बिल्कुल ये समीकरण सेट बैठेगा, क्योंकि इसमें और इसमें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकालेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका समपाती रेखा के लिए, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी जगह पे और भी कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि यही समीकरण होगा, इसके अलावा आपके नजरिए से और भी समीकरण हो सकता है, लेकिन बस कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि दोनों, ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा, समपाती के लिए क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। समपाती रेखा प्राप्त करने के लिए आपका हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए, यानी तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहां पे लिखते हैं क्या, समपाती रेखा प्राप्त करने के लिए, समपाती रेखा प्राप्त करने के लिए समीकरण। तो समपाती रेखा प्राप्त करने के लिए आपको समीकरण क्या होने चाहिए, जो x का गुणांक पहला समीकरण यानी तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। तो पहला समीकरण हमको ये जो दिया हुआ इसी समीकरण से लेके चलेंगे। तो आपको ये सोचना है कि सबका रेशियो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा सब बराबर होना चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 1/3 सबका रेशियो 1/3 लाना है। तो यहाँ पे हम 2x, यहाँ पे 6x रखेंगे तो 2/6 1/3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1/3 आ जाए, तो यहाँ पे 9y रख देते हैं तो 3 3 जा 9 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि यहाँ पे भी आपको 1/3 हो जाए। तो यदि हम माइनस का 24 रख दे तो देखिए तो 8 या 24 हो जाएगा ना, और ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण आपका दूसरा। तो हर कंडीशन के लिए हम आपको एक एक समीकरण बता दिए कि जब प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करना हो, लेकिन हर कंडीशन में एक समीकरण आपका दे रखा था और उसी समीकरण को अलोंग, उसी समीकरण के सापेक्ष में दूसरा समीकरण निकाले। तीनों केस में प्रतिच्छेदी प्राप्त करना हो तो
समांतर प्राप्त करना हो तो, और समपाती रेखा प्राप्त करना हो तो समीकरण इसको क्या क्या करना है। लेकिन इसमें सबसे मेन जो चीज है वो आपको इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा, और समपाती रेखा कब प्राप्त होगी। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा, है ना। बस 10 सेकेंड आप देखिए इसको, ठीक है। कॉपी है, कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए तो आप इसको उतार लीजिए, अन्यथा आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उससे भी उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का ग्राफ है प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है ना। ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है, और ये कह रहा है कि एक सच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुज पटल को छायांकित भी करना है। हालांकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए यहीं तक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ खींचना है और उसको हल निकालना है। बाकी जो शीर्षों का निर्देशांक चलिए, लेकिन हम इसको पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, है ना। तो ग्राफ को खींचने से पहले मैं बताया था कि ग्राफ को खींचने से पहले उसका सॉल्यूशन करना होता है, और सॉल्यूशन करने के बाद दोनों ही समीकरण से दो दो मान निकालने होते हैं, है ना। तो आइए पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले आपका समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण आपका क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब हम लोग इसको हल करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखिए ग्राफ को सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे मेन ध्यान में क्या रखना है, किसी एक x या y चर राशि में से या चर मान में से किसी एक को बराबर को उस तरफ रख करके बाकी सबको इस तरफ भेज दीजिए। केवल अकेला x या केवल अकेला y बचना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस वाई 1 को सबसे पहले उधर करिए तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर y को उधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1 और प्लस में क्या हो जाता है, y हो जाएगा, है ना। अब देखिए x को हम इधर ही रखे, अब हम y का मान रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे, यदि y बराबर, सबसे पहले हम क्या मान रख ले, कुछ भी मान रख लेते हैं। y बराबर कितना रख ले बताइए, चलिए y बराबर हम रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, है ना। कितना रख लेते हैं, 0। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर अपना आ जाएगा क्या, -1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। यानी x बराबर जब 0 रखे तो सॉरी x y बराबर 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि x y बराबर -1 0 आपका हो गया, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप इसको एक तरह से ब्रैकेट से इसको घेर सकते हैं, इस तरह से बॉक्स में डाल सकते हैं। उसी तरह से यहां से एक मान और निकालना है आप लोग को। मैंने बताया कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हर समीकरण से आपको 2 मान तो निकालने होते हैं, है ना। तो सबसे पहला मान, उसी तरह से फिर y का वैल्यू कुछ रखते हैं, है ना। आबर में लिख लेते हैं, यदि y बराबर 1 रख लेते हैं, है ना। y बराबर कितना रख लेते हैं, 1। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, थोड़ा देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और +1, तो क्या हो जाएगा 0, है ना। यानी कि x, y बराबर क्या आ गया, 0,1 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा दूसरा मान आ गया, x, y बराबर 0, क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। चलिए तो पहला समीकरण से हमने 2 मान निकाल लिया। आते हैं दूसरे समीकरण के ऊपर, है ना। तो समीकरण 2 क्या है,
उसको भी देख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 अपना क्या है? समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर क्या हो गया? 0। अभी मैंने क्या बताया कि एक किसी भी x का मान या y को एक तरफ रखना, तो बाकी सब को उधर कर देना है। तो देखिए तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए तो 3x उधर चला गया, सॉरी 2y, पहले तो 12 को उधर करेंगे तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, और 2y को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस क्या हो जाएगा? 2y। अब यहाँ पे एक चीज और करना है कि 3 को भी उधर कर दीजिए, x का केवल x रखना है ना। तो 3 को भी उधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 12 माइनस 3 इज 12 माइनस 2y और बटा में क्या हो गया? 3। अब यहां से देखिए, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे, y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि ऊपर में हल करके 3 से पूरा का पूरा क्या हो जाए? कट जाए। तो सबसे पहले y का वैल्यू आई 0 रखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले यदि y बराबर कितना? 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 3। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा 12 बटा 3, तो 12 बटा 3 कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ध्यान से देख, ये आपका x बराबर, यानी कि पहला जो मेरा हल निकल के आया, क्या निकल के आया? x, y बराबर निकल के आ गया 4, कितना आ गया? 0 आ गया, मेरा पहला हल आ गया। ठीक है, कब? जब y का वैल्यू क्या रखे? 0 रखे। एक मान और रखना है, लेकिन 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब पुनः यदि अगर मैं y का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? कट जाए। तो y का वैल्यू सोचना, y का वैल्यू यदि 1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? 1 रख देंगे तो 2 और 1 गुना हो करके -2 हो जाएगा, और -2 में से 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 तो 3 से कटता नहीं है। फिर ये सोचना है -1 रखेंगे भी तो 12 2 14 हो जाएगा, 14 3 से कटेगा नहीं, 2 रख के देखते हैं, है ना। 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 यदि हो जाएगा तो देखिए तो 12 में से 4 जगह, इसमें भी नहीं दिक्कत है। एक काम करते हैं, y का वैल्यू 3 रख देते हैं। y का वैल्यू कितना रखते हैं? y का वैल्यू 3 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 इंटू 3, और बट्टा में कितना हो गया? 3, तो 12 माइनस 3 दूना 6 बटा 6, सॉरी 3, तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 6 बटा 3, 3 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। यानी कि कहने का मतलब है कि x, y कितना आ गया, है ना। x का वैल्यू, y का वैल्यू 3 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2, यानी कि 2, 3। बस यही ध्यान। एक चीज और यहां से ध्यान में रखना है कि x के जगह पे कितना रख दिए? 2 रख दिए। क्यों 2 रखे? क्योंकि x का वैल्यू 2 है, गलती से भी 3 को पहले और 2 को बाद में नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर ग्राफ आपको खींचने में बेहद ही समस्या आने वाला है। अब आइए हम लोग इसको क्या खींचते हैं? ग्राफ को खींचते हैं कि ग्राफ ये कैसे खींचाएगा, है ना। अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं ग्राफ को, तो बिल्कुल इस पे ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि 5 नंबर का ग्राफ आपको एग्जाम में आने वाला है। क्या पता यही वो ग्राफ जो 5 नंबर में आपके लिए इंतजार कर रहा हो बोर्ड में, है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए आते हैं दूसरे पेज के ऊपर हम लोग आते हैं, है ना। जरूरत पड़ेगा तो उसका हम पीछे वाले बैक पेज में जाएंगे। तो ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले देखिए इसका सहारा ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक एक्स अक्ष होता है ना। उसके बाद एक वाई अक्ष को लेना होता है। कौन सा अक्ष को लेना होता है? वाई अक्ष को। वाई अक्ष को इसको ले लेते हैं, थोड़ा और नीचे से। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा ही खूबसूरत ग्राफ खींचने जा रहा है। ये आपका, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे, ठीक है, और इसको कौन सा अक्ष बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब सुविधा के लिए आप लोग स्केल से ही मापन हम भी करते हैं, आप लोग को भी स्केल से ही मापन करना है ना। तो ये देखिए स्केल हम भी ले लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियरी है आपके लिए।
और इसमें चूंकि छोटा घर मिलता है इसलिए हम आप लोग बताए हैं कि हर 20 इकाई को हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं, यानी कि 2 पे पहला बिंदु देंगे यहाँ पे, फिर दूसरा बिंदु कहाँ पे चला जाएगा 4 पे, तीसरा बिंदु कहाँ चला जाएगा 6 पे चला जाएगा, है ना। चौथा बिंदु कहाँ जाएगा 8 पे जाएगा, और पांचवा बिंदु कहाँ जाएगा 10 पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पुनः ऊपर इधर में भी आ जाते हैं, इधर में भी आ जाते हैं, लगभग 10 से शुरू किए थे। ये देखिए पहला बिंदु, फिर दूसरा बिंदु, है ना, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, चौथा बिंदु ये है, और पांचवा बिंदु ये है। उसी तरह से ऊपर में चला जाता है, ऊपर में भी लेना होता है, ठीक है। चलिए ये आपका पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है, आपका तीसरा बिंदु है, ये आपका चौथा बिंदु, और ये आपका पांचवा बिंदु, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है ये, और ये पांचवा बिंदु है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे कट करेगा उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, और मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स का वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। कौन सा वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इधर में ऋणात्मक लिया जाता है, -1 -2 -3 -4 और -5। फिर से इधर में भी -1 लिया जाता है, -1 -2 -3 और -4, और यहाँ पे -5। अब ये जब बिंदु का नोटेशन हो गया, अब हम लोग जो मेरा हल आया था, है ना, हल जो आया था उन हल से हम लोग खींचेंगे ग्राफ। तो सबसे पहला समीकरण से मेरा 2 हल आया, -1,0 और 0,1। सबसे पहले -1,0 के ऊपर चलेंगे, -1,0, ठीक है। -1,0, एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 0, बिल्कुल ये वाला बिंदु आने वाला है, ये आपका बिंदु हो गया -1,0 वाला बिंदु हो गया। उसी तरह से और दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा क्या है, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, तो बिल्कुल ये वाला बिंदु आ गया, ठीक है। ये आपका 0,1 वाला बिंदु हो गया। अब ये दोनों पॉइंट से, है ना, दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींच देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिला करके इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल इसको सीधी रेखा में बढ़ा करके और ग्राफ खींचने वाले हैं। थोड़ा सा इधर भी नीचे में भी आ जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, ये इस तरह से, है ना। उसी तरह से दूसरे समीकरण से जो मेरा ग्राफ मिला है उसको भी देखेंगे, ठीक है। दूसरे समीकरण में मेरा कौन कौन सा मान मिला है, 4,0, है ना, 4,0 और 2,3, है ना, क्या है 4,0 और 2,3। 4,0, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 0, बिल्कुल ये वाला बिंदु है, ये है आपका 4,0 और 2,3, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, देखिए यहाँ पे आने वाला है, बिल्कुल ये लगभग आपका इस जगह पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों को हम नोटेशन कर देंगे। आइए इसको हम लोग खींच देते हैं, है ना, इसको इस कलर से ले लेते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर में लेके चले जाते हैं, देख रहे हैं,
तो ये आपका ग्राफ खींचा गया, ये आपका ग्राफ खींचा गया। और हम लोग भी इसमें ये चीज भी लिख देना होता है कि किस समीकरण से कौन सा ग्राफ आया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, है ना। x माइनस वाई पहला समीकरण मेरा था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है, ठीक है। और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0, 3x माइनस 2i प्लस 12 बराबर 0 का ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा ग्राफ खींचना था, खींचा गया। एक और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को ज्ञात करना है। अब देखिए एक्स अक्ष से और इन रेखाओं से बने हुए क्षेत्र से जो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, इसका पहले नाम दे दीजिए, ये ए और ये बी नाम हो जाएगा, और ये कौन सा नाम हो जाएगा, सी नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक हो जाएगा आपका 2 पे और 3 पे आया था, यानी कि 2,3 ए का निर्देशांक हो जाएगा। उसी तरह से बी का क्या निर्देशांक हो जाएगा, बी का निर्देशांक हो जाएगा आपका -1,0 हो जाएगा। और उसी तरह से सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,0। त्रिभुज यही तो हमारा बन रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बना हुआ त्रिभुज वाला पार्ट यही है। और एक क्वेश्चन और कह रहा है बच्चों कि क्या कह रहा है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है ना। त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित भी करना है। तो छायांकित मतलब त्रिभुज वाले इलाके को क्या करना है, छायांकित करना है। तो आइए इसको हम छायांकित कर देते हैं, है ना। ये देखिए छायांकित हो गया, छायांकित वाला भाग देखिए वाला है। ये वाला पार्ट जो है आपका छायांकित पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका छायांकित पार्ट है। ये वाला आपका कौन सा पार्ट है, त्रिभुज वाला पार्ट को क्या करना था, छायांकित करना था। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। ये ग्राफ है, ग्राफ को एकदम ध्यान में रख लीजिए कि ग्राफ ये VVI है। हर साल 5 नंबर में आपको दीर्घ में मैथ में ग्राफ एक पूछता ही पूछता, और इस साल भी पूछेगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर, आज हम लोग 3.2 के बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 था, ये 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 में 3 पार्ट था, ग्राफ भी खींचना था, है ना। 7 में ग्राफ भी खींचना था, फिर उसके निर्देशांक भी बताने थे, त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक भी बनाने थे, और त्रिभुज को छायांकित भी करना था। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, अगले नए टॉपिक के साथ, नए थीम के साथ, है ना, और नई कुछ बातों को वहां पे सीखेंगे। वहां पे भी हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही सीखेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग ग्राफीय विधि से हल किए, और वहां पे हम लोग किसी दूसरे विधि का जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, उसको सीखेंगे। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब मन लगा करके पढ़िए, है ना, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। और मेरी विशेष आपके साथ है ना। हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपको लोग के साथ में है। खूब मन लगा कर पढ़िए, और इसी तरह का फिर से हम आपको नए लेक्चर में नए वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।